नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, मानसून की दस्तक के साथ ही खरीफ की मौसम का भी सिलसिला शुरू हो गया है और खरीफ के मौसम में फसलें लेने के लिए किसान भाइयों ने खेतों की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो आज के अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि खरीफ के इस मौसम में अगर आपको फसलों का अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको कौन सी उन्नत तकनीकें अपनानी है, किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और आज हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सर्वेश कुमार त्रिपाठी जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम से आप आए हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में। जी। तो सर, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए खरीफ के मौसम में जो हमारे किसान भाई फसल लेने वाले हैं, शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं। किसान भाई पुनः नमस्कार। और जैसा कि अभी खरीफ का मौसम प्रारंभ हो चुका है और निश्चित ही मानसून का दस्तक हो चुका है। कई ज़िलों में वर्षा भी शुरू हो चुकी है। किसान भाई अपनी तैयारी कर रहे हैं और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से सोयाबीन, धान, मक्का, अरहर, उड़द और कपास इत्यादि खरीफ फसलों की बुआई के लिए किसान तैयारी में लग गए हैं। और खरीफ में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 145.29 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है कि इस वर्ष जो है बुआई की जाएगी। तो इसी क्रम में जो किसान भाई हैं उनको बहुत सारी ऐसे बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। तो डॉक्टर साहब, अगर हम प्रमुख फसलों की बात करें तो कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं? ये अच्छा आपका प्रश्न रहा, क्योंकि खरीफ के मौसम में जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से सोयाबीन के लिए जाना जाता है। तो किसान भाई के लिए जो फसल मुख्य रूप से है सोयाबीन, धान, जो हमारा नरसिंहपुर का क्षेत्र है उधर अरहर दाल काफ़ी लगाते हैं। बिल्कुल। पिपरिया है तो उस क्षेत्र में ये दाल लगाते हैं। बाकी अन्य क्षेत्रों में कई कपास भी लगाते हैं, जैसे हमारा खरगोन का क्षेत्र है। कुछ हमारे रतलाम ज़िले का भी जो बेल्ट है उसमें कपास लगाते हैं। अभी क्या है, किसान भाई जो सोयाबीन के साथ साथ मक्का भी लगा रहे हैं। अच्छा। तो इन सारी फसलों को किसान भाई खरीफ में लगाते हैं और इसमें चूँकि अधिकतर हमारे जो एरिया है वर्षा आधारित रहता है तो इसमें रकबा भी अच्छा खरीफ में आ जाता है। अच्छा। और किसान भाई इसका लाभ लेते हैं। जी। सर, ये जो अभी समय है इसमें जुताई का कितना महत्व है, या खरीफ की फसल अगर ले रहे हैं किसान भाई तो क्या अभी जुताई कर सकते हैं खेतों की? किसान भाई अभी चूँकि वर्षा शुरू हो रही है, कई ज़िलों में हो भी गई है, तो जो जुताई की प्रक्रिया है किसान भाई, हालांकि गर्मी में जुताई किसान भाई ने कर रखा होगा। और चूँकि जो खेतों में FYM या गोबर खाद जो देना होता है वो किसान भाई जो जागरूक हैं वो पहले दे चुके होते हैं। अच्छा। और उसके बाद जो जुताई करके अब सीधे जो है अपने बीज की तैयारी करना, खाद की तैयारी करके और वो बुआई का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अभी जैसे कल रतलाम ज़िले में लगभग 4 इंच के आसपास बारिश हो चुकी है। जी। तो सोयाबीन के लिए एक अच्छा ये संकेत है। और हालांकि अन्य ज़िलों में अभी बारिश का इंतज़ार है, पर जहाँ बारिश हो चुकी है और 4 इंच की बारिश हो गई है तो वो सोयाबीन की खेती शुरू कर सकते हैं। बीज अंकुरण की हम बात कर लेते हैं। क्या पद्धति अपनानी चाहिए किसान भाइयों को, कैसे बीज अंकुरण करना चाहिए? जी। किसान भाई ये बिल्कुल जायज़ बात है कि बीज का अंकुरण का परीक्षण करके ही खेत में लगाना ये बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा काफ़ी आर्थिक नुकसान में किसान भाई चले जाते हैं। तो बीज का अंकुरण परीक्षण के लिए किसान भाई अपने स्वयं के घरों पर भी कर सकते हैं। और जैसे टाट विधि है या पेपर विधि है जिसमें 100 दाने रख के और अंकुरण का जांच कर सकते हैं। उसमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर 70% के आसपास का जर्मिनेशन आ गया, अंकुरण आ गया, तो वो अधिक उपयुक्त है आपकी बुआई के लिए। लेकिन उसके बाद अगर कम आता है, जैसे अगर 68% आता है, 65% तक आता है, तो किसान भाई बीज दर उनको बढ़ाना पड़ेगा। वैसे 70% की बुआई के लिए 60 से 65 किलो बीज जो है उपयुक्त होता है। जी। लेकिन फिर भी अगर हमारा प्रतिशत घट गया है या कम है और बीज की उपलब्धता भी नहीं है, क्योंकि बीज की काफ़ी कमी है, तो ऐसी परिस्थिति में किसान भाई थोड़ा बीज दर बढ़ा के और उपयोग कर सकते हैं। ये
लास्ट ये अंतिम परिस्थितियों में करना है। वैसे अगर आपके पास अच्छा अंकुरित बीज है जिसका आपने टेस्ट कर लिया है और 70% 75% अंकुरन है तो वो उपयोग कर सकते हैं जी। उनको कोई परेशानी नहीं होगी। जी जी। चलिए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि बीज अंकुरण तो हो गया, लेकिन कौन सी पद्धति अपनानी है हमें इस बार अपने खेतों में सोयाबीन की फसल के लिए। तो डॉक्टर साहब, रेस्ड बेड पद्धति ये क्या होती है और इससे अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं हमारे किसान जी भाई? जी, ये बहुत अच्छा ही आपने समय के अनुसार प्रश्न पूछा। जैसा कि किसान भाई आप सब जानते हैं कि रेज बेड पद्धति एक ऐसी तकनीक है जिसमें मेड़ों पर 2 कतारों में सोयाबीन को लगा के खेती की जाती है और इसमें 2 जो पंक्ति में सोयाबीन लगाई जाती है उसके बाद एक मेड़ निर्मित होता है अच्छा। और उस पर जो है सोयाबीन लगाया जाता है। जो नाली जो निर्मित होती है उस नाली में किसान भाई इस तरह की व्यवस्था रहती है कि कोई भी खरपतवार का नियंत्रण हो आसानी से कर सकते हैं या फिर जो है अगर अधिक वर्षा हो जाती है या कम वर्षा होती है, इस तरह के परिस्थितियों में वो काफ़ी उपयुक्त पाया जाता है। हालांकि ये रेज बेड पद्धति एक तरह से देखा जाए तो नमी संरक्षण में भी काफ़ी मदद करता है। अच्छा। और इसमें फसलों में अच्छा एक दूरी हो जाता है जिसमें हवा और सूर्य की रोशनी बराबर मिलता रहता है तो फसलों का जो है पैदावार अच्छा होता है, कीट व्याधियों का प्रकोप भी कम होता है। और इसी के साथ जो है किसान भाइयों को इसमें एक और भी सुविधा देखी गई है। कई किसान भाइयों ने अपना अनुभव भी शेयर किया है जी जी। कि इसमें बीज दर भी कम लगता है। अच्छा। और उनको खर्च भी इसमें कम आता है। तो यानी देखिए किसान भाइयों, अगर इस पद्धति को आप अपनाते हैं तो कम बीज दर में भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अधिक उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और जो पद्धति होती है रीजेंट फरो, उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सोयाबीन की ये पद्धति कैसी है और कम या अधिक वर्षा हो रही है तो फिर कौन सी पद्धति किसान भाइयों को अपनानी चाहिए? बिल्कुल। किसान भाई देखा जाए तो रीज एंड फरो विधि जो है जिसको मेड़ नाली पद्धति कहती हैं, ये भी काफ़ी सोयाबीन के लिए उपयुक्त है। इसमें मेड़ के साथ ही एक नाली बनती है और उस पर मेड़ों पर जो है सोयाबीन को लगाया जाता है। और ये जो आपने निश्चित ही जो पूछा हमसे कि ये सिंचाई और कम वर्षा या अधिक वर्षा के लिए कैसे उपयुक्त है, तो इसमें किसान भाई देखा जाए तो जो हमारी अधिक वर्षा होती है तो चूंकि सोयाबीन एक ऐसा फसल है कि अगर अधिक देर तक उसमें पानी रह जाता है तो उसके जड़ में गलन होने लगता है, जड़ सड़ने लगता है, तो वो पानी हम उस नाली के माध्यम से निकाल के कहीं संरक्षित कर सकते हैं। और जब वर्षा काल का बीच में गैप हो या वर्षा नहीं आती हो और पौधों को लगता है कि कुछ पानी की जरूरत है तो उस संचित पानी को हम फिर उस नाली के माध्यम से हम उस खेत में दे सकते हैं, तो जिससे एक उसका लाइफ सेविंग इरिगेशन भी हो सकता है और फसल हमारी सुरक्षित भी रह सकती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो ये हमने बात की सोयाबीन की और एक छोटे से ब्रेक का वक्त है किसान भाइयों, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे धान की फसल में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे इस बार धान का उत्पादन आपको लेना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों का फिर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं खरीफ के मौसम में आपको फसलों का उत्पादन कैसे लेना है, कौन सी उन्नत तकनीकें आपको अपनानी है। तो ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी सोयाबीन के फसल के बारे में, अब हम बात करते हैं धान की। डॉक्टर साहब, इस बार चूंकि श्रमिकों की कमी कई बार रहती कई इलाकों में, किसान भाई धान की फसल का उत्पादन कैसे लिया, कौन सी पद्धति उन्हें अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल, ये सही बात है। अभी जो कोविड का समय चल रहा है और कई क्षेत्रों में लेबर जो हमारे मजदूर श्रमिक भाई हैं वो अपने घरों को जा चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो किसान भाई धान की खेती करना चाहते हैं, जो हमारा ट्रांसप्लांटिंग विधि या रोपा विधि से की जाती है, उसमें श्रम या लेबर अधिक लगता है। तो ऐसे उनके अभाव में बहुत सारे किसान भाई उस खेती को करने के लिए उनको मुश्किल जा रही है। ऐसे में एक DSR पद्धति, जिसको सीधी धान की बुआई, सीधी बुआई, ये किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसको सीधे अगर इसमें देखें तो सीड ड्रिल कम फर्टी ड्रिल का उपयोग कर इसका हम बुआई कर सकते हैं, जिसमें सीड कम फर्टी ड्रिल 2 पेटी होती है, जिसमें एक में खाद और एक में बीज रखा जाता है। तो उससे अगर बुआई करते हैं तो खाद भी प्रॉपर आगे गिरता है और उसके बाद बीज गिरता है। तो जब पौधे बड़े होते हैं तो उनको खाद भी बगल में नज़दीक में मिलता है, तो उनका बढ़वार भी अच्छा होता है। और इस विधि में देखा जाए तो कम पानी की भी खर्चा है, लगभग 30% जल जो है इसमें बचता है। तो जहाँ पर थोड़ा पानी की भी कमी हो तो इस विधि का उपयोग करके अच्छी खेती कर सकते हैं। और इसमें 20 से 25 kg जो है प्रति एकड़ बीज का उपयोग किया जाता है। और एक तरह से देखें तो इसमें जो दूसरी हमारी जो रोपाई पद्धति है उससे श्रम और दूसरे जो खर्चे हैं वो बचता है। इससे आर्थिक जो एक बचाव जो होगा, इससे किसान भाई को काफ़ी लाभ होगा। जो हम दोगुनी आमदनी की बात करते हैं उसमें भी एक तरह से ये काफ़ी है कि कम खर्चे में धान की फसल। और जो आने वाला समय है अगर देखा जाए तो उसमें भी जो जिस तरह से श्रम महंगा हो रहा है तो उसमें ये काफ़ी एक लाभप्रद रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो कह सकते हैं कि देखिए, अगर किसान भाइयों की लागत कम होगी, खर्चे कम होंगे, तो उत्पादन अगर अच्छा होता है तो आपका मुनाफा वैसे ही बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, हमने अभी धान की बात की, अब हम जिक्र करते हैं अरहर की फसल का। जैसा डॉक्टर साहब ने शुरुआत में जिक्र किया था कि कई जिलों में अरहर की फसल भी बड़े पैमाने पर हमारे किसान भाई लेते हैं, उससे अच्छा मुनाफा मिलता है। तो डॉक्टर साहब, अरहर की धारवाड़ पद्धति, ये काफ़ी चर्चित शब्द है। इससे फसल उत्पादन कैसे हमारे किसान भाई लें ऐसे जिससे उनको ज़्यादा मुनाफा मिले? जी, ये बहुत ही अरहर के उत्पादक जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी पद्धति है। और कई बार क्या होता है कि अरहर की फसल थोड़ी लेट तक जाती है, लगभग 180 दिन तक चली जाती है, और जिससे किसान भाई को गेहूं की जो रबी की जो फसल लेना होता है उसमें दिक्कत आती है। तो ऐसे में ये पद्धति जो धारवाड़ पद्धति है काफ़ी उपयुक्त पाई गई है, क्योंकि इसमें 15 से 20 मई तक एक पॉलीथीन बैग में 60-40 का रेशियो, यानी मिट्टी और हमारे कंपोस्ट खाद को मिलाकर उस पॉलीथीन में भरकर और उसमें अरहर के 2-2 दाने हम डाल देते हैं। और वो अगर 1 महीने तक अगर उसको थोड़ी सिंचाई देते रहें समय समय पर, तो वो उसमें पौधे तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही ये मानसून प्रारंभ होता है, उस मानसून के जब खेतों में नमी आ जाए तो उस पौधे को हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं।
और इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो कतार से कतार की दूरी है वो 2 मीटर रहे और साथ में पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रहे। इससे क्या होता है कि जब हम रोपाई कर देते हैं तो पौधे जो है एक तो वर्षा नमी पाकर वो काफ़ी अच्छा उनका फैलाव भी होता है और उसके बाद हम थोड़ी सी उसको ऊपर एक बार छंटाई करते हैं पौधे को, ऊपर से जो है उसको तोड़ते हैं तो उसकी ब्रांचें जो है ना शाखाएं जो है निकलने लगती है और उसमें जो जितनी शाखाएं निकलती है उतनी ही उसमें फलियां और दाने का अच्छा भराव होता है और जो अच्छा जो गैप मिलता है तो काफ़ी वो फैलाव होने से उत्पादन उसमें अच्छा मिलता है। और एक चीज़ इसमें और भी किसान भाई कर सकते हैं कि जो बीच में जो गैप है उसमें जो है 3 लाइन उड़द का भी लगा सकते हैं। अच्छा। तो उससे भी एक अतिरिक्त आमदनी उनको मिल सकती है। अच्छा, जी 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 बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर साहब अब चलते चलते हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये जो आने वाला समय है उसमें उन्हें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि जो है उनको फसल उत्पादन में कोई परेशानी ना आए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि किसान भाइयों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए किसान भाई, अभी जो हम लोगों की चर्चा हो रही थी इसमें हम लोगों ने आपको बताया ही कि जो है बीज का परीक्षण कर लें और मिट्टी की जांच कर लें। तो इससे क्या है कि एक अच्छा आपका कितने मात्रा में हमें उर्वरक देना है इसकी भी हमें पता चल जाता है और बीज हमारा अच्छा है कि नहीं है ये भी पता चलता है। जी, जी। साथ में किसान भाई आगे जो है ना फसल चक्र का भी ध्यान रखें। अच्छा। क्योंकि फसल चक्र को ध्यान रखने से क्या होता है कि एक ही तरह के पौधे हम बार बार लगाते हैं, एक फसल लेते हैं तो कई सारे कीट व्याधियों का प्रकोप भी बना रहता है। अगर हम फसल में बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं तो कीट व्याधि भी कम होते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है, उसकी उर्वरकता भी बढ़ती है। तो जो हमारी मिट्टी और जो एक जलवायु का भी वातावरण का जो संबंध है वो सुधरता है और उत्पादन अच्छा मिलता है। कीट व्याधि के वजह से बहुत सारे हमारे उत्पादन पर असर आता है। जी। लगभग 25 से 30% जो है उत्पादन का घटना हो जाता है अगर कीट व्याधि का प्रकोप होता है और इससे सीधा नुकसान किसान भाइयों पर पड़ता है। तो बिल्कुल जी। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना है और अंतर्वर्ती फसल भी हमें करना है क्योंकि अंतर्वर्ती फसल के साथ ही हमें एक फसल के साथ दूसरे फसल का भी लाभ मिलता है। तो जो हमारे छोटे किसान भाई हैं अगर वो अंतर्वर्ती फसल एक फसल की जैसे सोयाबीन के साथ बहुत किसान भाई मक्का लगा देते हैं, अरहर के साथ सोयाबीन लगा देते हैं किसान भाई। तो इस तरह के खेती का बढ़ावा देने से किसान को दोहरा भी लाभ मिलता है। जी। तो किसान भाइयों, देखा आपने डॉक्टर साहब ने बहुत अहम जानकारियां दी हैं आपको खरीफ की फसलों के लिए। सबसे पहले तो आपको खेत अच्छे तरह से तैयार करना है, फिर बीज का अंकुरण करके ज़रूर उसको देखना है, परीक्षण करना है और उसके बाद अंतर्वर्ती फसलें आप लें या फिर फसल चक्र अपनाएं और कौन सी आपको जो है पद्धति अपनानी है जिससे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस बारे में तमाम जानकारियां डॉक्टर साहब ने आपको दी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और इतनी अहम जानकारी आपने दी। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। चलते चलते आप देखिए खबरें खेती की और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालेंगे आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। जुलाई में होगा अन्न उत्सव, सोयाबीन और धान की उन्नत किस्में, सीड ट्रीटिंग ड्रम बीज उपचार यंत्र, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना और अंत में कृषि सलाह। और अब खबरें विस्तार से। जुलाई में होगा अन्न उत्सव, हर गरीब को दी जाएगी मुफ्त राशन सामग्री। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में 10 जुलाई से प्रदेश में अन्न महोत्सव आयोजित होगा, जिसके अंतर्गत प्रदेश के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को मुफ्त राशन किट वितरित की जाएगी। उत्सव के दौरान प्रदेश की लगभग 25,000 राशन दुकानों से पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान कोरोना महामारी के चलते लाखों परिवारों को स्व सत्यापित प्रमाण पत्र के आधार पर मुफ्त राशन दिया जा रहा है। प्रत्येक पात्र परिवार को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 25 श्रेणियों में मुफ्त राशन वितरित किया जाता है।
राज्य शासन द्वारा यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि गरीब की थाली किसी भी हालत में खाली न रहे। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों के उन नवीन चिन्हित व्यक्तियों को पात्रता पर्ची जारी की गई जो अभी तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन प्राप्त करने से वंचित थे। अन्न उत्सव कार्यक्रम के माध्यम से 25 श्रेणियों के नवीन पात्रता पर्चीधारी 6,46,000 से अधिक परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया। अब तक ऐसे करीब 9 लाख परिवारों के लगभग 31 लाख सदस्यों को नियमित राशन वितरण किया गया है। इस संदर्भ में सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह ने मंत्रालय में अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जुलाई माह में पात्र परिवारों को अन्न उत्सव में आमंत्रित कर मुफ्त राशन देने की तैयारी सुनिश्चित की जाए। सोयाबीन और धान की उन्नत किस्में। मध्य प्रदेश में खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। अल्पावधि के लिए JS 9305, JS 9560, JS 335, JS 2029 एवं मध्यम अवधि में JS 9752, NRC 7, NRC 12 की बुआई कर सकते हैं। और इसी प्रकार धान की प्रजातियों में अति अल्पावधि जवाहर धान JD 75, वंदना अल्पावधि JD 201, JRH 8, दंतेश्वरी सहभागी मध्य अवधि MR 219, WGL 32100, IR 36, IRR 64, क्रांति, महामाया, पूसा सुगंधा 3, पूसा सुगंधा 5, पूसा बासमती 1 MTU उपयुक्त है। सीड ट्रीटिंग ड्रम बीज उपचार यंत्र। सीड ट्रीटिंग ड्रम हाथ से चलाने वाले बीजोपचार यंत्र हैं जिससे एक बार में 15 से 20 किलो तथा 1 घंटे में 1 क्विंटल बीज का उपचार किया जा सकता है। इसकी बनावट इस प्रकार की है कि दवा एवं कल्चर बीज के चारों ओर लग जाती है जिससे बीजोपचार 100% होता है। बीजोपचार बंद ड्रम में करने से कृषक के स्वास्थ्य पर रासायनिक दवाओं का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ई-नाम। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम योजना एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा कृषि उपज मंडी समिति का एक प्रसार है। ई-नाम पोर्टल सभी कृषि उपज मंडी समिति से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सेवा प्रदान करता है। इसमें अन्य सेवाओं के बीच उपज के आगमन, कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने, व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान शामिल हैं। और अंत में कृषि सलाह। मौसम विभाग द्वारा किसानों को सलाह दी गई है कि क्षेत्र में कम से कम 4 इंच बरसात होने पर ही सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मूंग, अरहर आदि की बुआई करें। सोयाबीन फसल की बोनी के 3 दिन बाद मैट्री न्यूजन 70% WP दवा 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दें एवं 20 से 25 दिन बाद डोरा चलाएं। जायद की सब्जियों को रस चूसक कीटों से बचाने के लिए डायमेथोएट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।